हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है पिछली वीडियो में कि यूटिलिटी के हम दो अप्रोचेस में पढ़ेंगे, यानी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है हमारा वो टू अप्रोच पे डिपेंड करता है। फर्स्ट है जो कार्डिनल अप्रोच एंड सेकंड इज ऑर्डिनल अप्रोच। सो सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है कार्डिनल अप्रोच। तो देखते हैं कार्डिनल अप्रोच क्या होता है। सबसे पहले आता है इसका इंट्रोडक्शन। तो देखिए, कार्डिनल अप्रोच हैज़ बीन गिवन बाय मार्शल, पिगू एसेट्रा। तो जो कार्डिनल अप्रोच हमें प्रोवाइड करी गई वो किसने दी हमें? मार्शल एंड पिगू। अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिस्ट, इन इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग यूटिलिटी इज मेजरेबल। इन अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि जो यूटिलिटी है, जो हमारी उपयोगिता है, वो क्या है? वो मापनीय है, यानी यूटिलिटी को मापा जा सकता है। इट कैन बी काउंटेड। यूटिलिटी को हम काउंट कर सकते हैं, यूटिलिटी को हम गिन सकते हैं। यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव अप्रोच। यूटिलिटी क्या है? हमारी एक सब्जेक्टिव अप्रोच है। कार्डिनल कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी सजेस्ट दैट यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी, यानी यूटिलिटी हमें कहाँ से मिलती है? किसी भी कमोडिटी के कंजप्शन से जो सेटिस्फैक्शन मिलता है वो हमारी यूटिलिटी कहलाती है। कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ यूनिट्स, जिसे हम यूनिट्स के रूप में या यूनिट के टर्म में मेजर कर सकते हैं, लाइक 2, 4, 6 एंड 8। लाइक यूटिलिटी एनालिसिस, जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, यूटिलिटी एनालिसिस। आगे चलते हैं। In economics, utility has been expressed as mathematic score which a consumer gets from a group of goods and services. ये बोल रहा है यूटिलिटी क्या है? एक मैथमेटिकल स्कोर है जिसे वो एक्सप्रेस करता है किस रूप में? ग्रुप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने कंज्यूम किए हैं वो मैथमेटिकली रूप में उसे प्रेजेंट करता है, एक्सप्रेस करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, इफ यूटिलिटी डिजायर्ड, यानी कोई यूटिलिटी हमारी डिजायर्ड होती है, फ्रॉम परचेज ऑफ 2 बुक्स इज ग्रेटर देन परचेज ऑफ 1 शर्ट, देन वी विल से दैट बुक गिव मोर सेटिस्फैक्शन। वो बोल रहा है हमारी 2 डिजायर है हमारे पास, या तो मैं 2 बुक खरीद लूँ या फिर मैं एक शर्ट खरीद लूँ। तो ऑब्वियस चीज़ है, एक शर्ट की कंपेयर में 2 बुक की वैल्यू ज़्यादा है, उससे हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी। तो हम किसको मतलब प्रेफरेंस देंगे? तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे? ऑब्वियस चीज़, हम 2 बुक्स को प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, आगे देखिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसके बारे में क्या क्या बोला है। अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने इसके लिए बोला है। सबसे पहले हम बात करते हैं एजवर्थ इन 1881, एंटोनेल 1886 एंड इरविंग फिशर 1892 were the opinion that utility can be measured and depend upon the quantity of different goods consumed. इनका मानना है कि यूटिलिटी क्या है? मेजर्ड है, यानी माप सकते हैं यूटिलिटी को, एंड डिपेंड्स अपॉन, और किसके ऊपर डिपेंड करती है? क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट गुड्स कंज्यूम, यानी हम डिफरेंट गुड्स की कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करते हैं उस चीज पे ये डिपेंड करती है। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल, विलियम स्टैनली, जेवेंस, कार्ल मैंगर, लियोन और वॉलरस, ये क्या कहते हैं? देखिए, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल इन द सेम वे। मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज पॉसिबल इन द सेम वे जस्ट एज मिल्क इन लीटर। वो बोल रहे यूटिलिटी को हम उसी तरह से माप सकते हैं जिस तरीके से मिल्क इन लीटर, मिल्क को हम लीटर में मापते हैं, हाइट इन मीटर, हाइट को हम मीटर्स में मापते हैं, डिस्टेंस इन किलोमीटर्स एंड टेम्परेचर इन डिग्री, और टेम्परेचर को डिग्रीज में मापते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिस्ट, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन यूटाइल्स। उसी तरह यूटिलिटी किस में मेजर करी जाती है? यूटाइल्स के टर्म में मेजर करी जाती है। वी कैन कॉल इट यूटाइल्स और यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी। इसे हम क्या कह सकते हैं? यूटाइल्स या फिर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। ओके, अब हम आगे बात करेंगे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पिछले वीडियो में कि क्या होती है। एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है वो आपका क्या कहलाता है? मार्जिनल यूटिलिटी कहलाता है। यानी मार्जिनल यूटिलिटी हमारी कंटिन्यूअस क्या होती है? डिक्रीज होती
जाती है। जैसे जैसे हम चीज़ को कंज्यूम करते जाएंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। तो उसी मार्जिनल यूटिलिटी को लेकर हमारे सामने दो लॉ है, ठीक है। देयर आर टू लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, ठीक है। फर्स्ट लॉ है हमारा लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ उसी चीज को बताता है कि अगर हम किसी भी चीज का कंजप्शन कंटिन्यू करते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। वो इस लॉ में बताया जाएगा, फर्स्ट लॉ में। सेकेंड है द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। द लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी जो सेकेंड लॉ है, इसके भी टू टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो डाइमिनिशिंग यानी कम होना, ठीक है, डाइमिनिशिंग यानी कम होना। देखते हैं लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का इंट्रोडक्शन क्या कहता है। इंट्रोडक्शन, This law was propounded by the famous economist of Germany, Professor H.H. Gaussen in 1854. इस जो लॉ का प्रेजेंट किया था वो किसने किया था, यानी जो बोलते इसका लॉ की उत्पत्ति किसने की थी, प्रोफेसर H.H. गॉसेन इन 1854। कौन से सन में, 1854 में, जिनका फुल नेम था हरमन हेनरिक गॉसेन, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं H.H. गॉसेन। This law has been elaborately discussed by Professor Marshall। लेकिन इसे पूरा सिस्टमेटिक तरीके से जो हमारे सामने इसको प्रेजेंट किया वो किसने किया, प्रोफेसर मार्शल ने किया। गिवन सिस्टमेटिक फॉर्मुलेशन बाय अल्फ्रेड मार्शल, ठीक है। Therefore प्रोफेसर जेवेंस कॉल्ड इट गॉसेन फर्स्ट लॉ, क्योंकि फर्स्ट टाइम इसे किसने बताया था हमें, H.H. गॉसेन ने इसे प्रोपाउंडेट किया था। दैट्स वाई जो प्रोफेसर जेवेंस है उन्होंने इस लॉ को क्या नाम दिया, इस लॉ को H.H. गॉसेन का लॉ फर्स्ट नाम दिया, यानी गॉसेन्स फर्स्ट लॉ, ठीक है। अब हम इसकी बात करेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ लॉ की। तो देखिए मीनिंग, द लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज अ यूनिवर्सल लॉ। ये कैसा है, यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है, सार्वभौमिक। यूनिवर्सल मीन्स सार्वभौमिक लॉ है। इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर, जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, यानी उपभोक्ता के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, उसके नेचर पे डिपेंड करता है। देखिए लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, जैसे ही हम किसी भी कमोडिटी की यूनिट्स को मोर एंड मोर यूनिट्स कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, यानी जो जो हम एडिशनल यानी एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करते जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है मस्ट डिक्लाइन, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती जाएगी, डिक्लाइन होती जाएगी, ठीक है। इट हैपन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, चाहे वो किसी भी चीज के संदर्भ में हो। इन अदर वर्ड्स, आगे देखिए, इन अदर वर्ड्स विथ सक्सेसिव इंक्रीज इन कंजप्शन, ऑब्वियस चीज, हम किसी भी चीज का कंजप्शन कंटिन्यू करते हैं तो वो बढ़ता ही जाता है। कंजप्शन ऑफ अ कमोडिटी, द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी विल फॉल। अगर हमारी कंजप्शन इंक्रीज होता है तो उससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होती जाती है, फॉल यानी डाउन होती जाती है। इस लॉ को और भी अदर नामों से जाना जाता है, जस्ट लाइक फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ, गॉसेन्स फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और ये जो लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो नेम है, ये नेम इसे दिया था प्रोफेसर मार्शल ने, ठीक है, ओके। क्योंकि इस लॉ में मेन जो है सबसे पहले इसे प्रोपाउंड किया था H.H. गॉसेन ने, देन उसे सिस्टमेटिकली जो डिस्क्राइब किया था वो प्रोफेसर मार्शल ने। तो उन दोनों का क्या कहना है इस लॉ के बारे में वो हम देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ वन एंड द सेम सेटिस्फैक्शन व्हेन वी कंटिन्यू टू एंजॉय इट विदाउट इंटरप्शन, यानी अगर कोई चीज, किसी भी चीज को हम कंटिन्यूअसली कंज्यूम करते हैं और उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हम इंजॉय कर रहे हैं बिना किसी बाधा के, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली डिक्रीज अंटिल सेटिस्फैक्शन इज रीच,
तो उससे मिलने वाला बिना, मतलब हम कोई भी बाधा के बिना, यानी उससे बिना किसी को कम किए, उसकी क्वांटिटी को कम किए उसका कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो हम उसका कंज्यूम तब तक करते जाएंगे जब तक हम कहाँ तक नहीं पहुंच जाते, हम उसके एक सेटिस्फैक्शन लेवल तक नहीं पहुंच जाते कि भाई इस पॉइंट पे हमें इतना कंज्यूम करने पर हमें अब सेटिस्फैक्शन हो चुका है, तो तब तक हम उस चीज़ को क्या करते जाएंगे, कंज्यूम करते जाएंगे। यानी कोई आपकी फेवरेट ड्रेस है, उसका आप कंजप्शन तब तक करोगे जब तक आप एक नहीं होता कि बस अब इससे ज़्यादा मैं इस ड्रेस को नहीं पहन सकती, इससे मैं बोर हो जाऊंगी। ठीक है, तो वो एक सेटिस्फैक्शन लेवल आता है जिसके बाद उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती चली जाती है। आगे देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्शल जी का क्या कहना है, द एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम गिवन इंक्रीज ऑफ हिज स्टॉक ऑफ अ थिंग डाइमिशेस विथ एवरी इंक्रीज इन द स्टॉक दैट ऑलरेडी हैज। वही सेम चीज इसने थोड़ा सा घुमा के बोली है। ठीक है, अब आती है इसकी मान्यताएं, यानी अजप्शन ऑफ लॉ। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, कोई भी लॉ हो, कोई भी थियोरी हो, विदाउट अजप्शन वो लॉ क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। फर्स्ट अजप्शन है, द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर इज रैशनल, यानी कंज्यूमर का बिहेवियर क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए, एक समझदार कंज्यूमर होना चाहिए। अ कंज्यूमर इज एन इकोनॉमिक पर्सन, कंज्यूमर क्या होना चाहिए, एक इकोनॉमिक पर्सन होना चाहिए। सेकेंड, यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूटिलिटी क्या होनी चाहिए, जिसे मापा जा सके। एंड इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, और यूटिलिटी को हम किस में मापें, मनी में माप सके। यानी जो चीज़ जितनी महंगी है, फॉर एग्जाम्पल, उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन या उससे मिलने वाली यूटिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट, और जो मार्जिनल यूटिलिटी यानी जो हमारी इनकम है वो भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। कंजप्शन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंजप्शन हमारा रुकना नहीं चाहिए। कंजप्शन क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, यानी उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। हैबिट्स, परफॉर्मेंस एंड फैशंस, इन एक्सेट्रा चीज़ों में भी कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। यूनिट्स कंज्यूम आर ऑफ प्रॉपर शेप एंड होमोजीनियस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आगे आता है कि ये लॉ क्यों एप्लीकेबल है, यानी ये क्यों लॉ अप्लाई होता है, लाइक इसे यूनिवर्सल लॉ क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए दो मेन रीज़न है जिसकी वजह से ये इतना इम्पोर्टेंट है, या फिर ये लॉ जो है वो एप्लीकेबल हो पाता है। एज पर प्रोफेसर बॉल्डिन, दिस लॉ इज एप्लीकेबल ड्यू टू टू रीजन, इसके टू रीजन है जिसकी वजह से ये एप्लीकेबल हो पाता है। फर्स्ट रीजन, डिफरेंट कमोडिटीज आर इम्परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स ऑफ वन अनदर, देयरफॉर ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन मोर कमोडिटी द मार्जिनल यूटिलिटी डाइमिनिशेस। ठीक है, क्योंकि हम एक चीज़ का कंजप्ट करके बोर हो जाते हैं, हमें दूसरी चीज़ सब्स्टिट्यूट के रूप में अवेलेबल होती है, दैट्स वाई उससे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो क्या होती है, डाइमिनिशेस, यानी कंटिन्यूस डिक्रीज होती चली जाती है। ऑल वांट्स आर सेटिएबल, सारी जो वांट्स है वो हमारी ज़रूरत वाली है। वी कैन नॉट इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वन पर्टिकुलर कमोडिटी, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज़ का कंजप्शन करें वो पॉसिबल नहीं है। अप टू अनलिमिटेड टाइम, फॉर एग्जाम्पल कंजप्शन ऑफ सॉल्ट आफ्टर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ हैज़ टू बी स्टॉप, जस्ट लाइक सॉल्ट। अब हमें सिर्फ एक चुटकी सॉल्ट की ज़रूरत है, तो उससे ज़्यादा सॉल्ट हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो एक चीज़ की क्या होती है, लिमिट होती है, अगर उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा हम उसे यूज़ करेंगे तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। यानी अगर सब्जी में हमें एक चुटकी की नमक की ज़रूरत है, वहीं पे आपने 4 चम्मच डाल दिए तो वो सब्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, यानी उसकी जो यूटिलिटी है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे इस लॉ को विद टेबल एंड डायग्राम। तो सबसे पहले हम टेबल देखेंगे। हमारे पास एक्स कमोडिटी है जिसकी यूनिट्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4 एंड 5, जिसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 30, 20, 10, 0 एंड -10, यानी कंटिन्यूस क्या हो रही है, डिक्रीज होती चली जा रही है। उसी से हमने डायग्राम बनाया है, देखिए
टेबल से ही मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये है मेरा ओ वाई एक्सिस, ये है मेरा ओ एक्स एक्सिस। ठीक है, मैं बनाते हुए जा रही हूँ तो आपको पता चलेगा कि कैसे बना। तो एक्स कमोडिटी है हमारे पास और है मार्जिनल यूटिलिटी। तो देखिए, क्योंकि ये माइनस में जा रहा है इसलिए मैंने ओ वाई को माइनस कैटेगरी में भी लिया है। ठीक है, ये 0, ये वाई एंड ये एक्स एक्सिस। ठीक है, ये 0, यहाँ पे मैं लेती हूँ मार्जिनल यूटिलिटी यानी एम यू। ठीक है, यहाँ पे मैंने ओ वाई पे लिया एम यू, यहाँ पे लेती हूँ मैं यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी, यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी। क्योंकि मेरा हाईएस्ट है 30 तो मैं लूँगी 10, 20 एंड 30, ये 0 एंड -10, देन -10। एक्स कमोडिटी कितनी है मेरे पास? 1 2 3 4 5, इसकी 5 यूनिट्स है हमारे पास, 1 2 3 4 एंड 5। जब मैं एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट कंज्यूम करती हूँ तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होती है? 30। कितनी मिलती है मुझे? ये 30 पे मैंने एक डॉट लगाया। ठीक है, फिर अगर मैं एक्स कमोडिटी की सेकेंड यूनिट कंज्यूम करती हूँ तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही है, देखिए डाउन हो रही है, यानी 20। तो सेकेंड यूनिट पे मुझे मिल रहा है 20 मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद थर्ड पे मुझे मिल रहा है 10, उसके बाद 4 पे मुझे मिल रहा है 0 एंड देन -10। ठीक है, तो इसी तरह हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। ठीक है, जो हमारी कहलाएगी एम यू एक्स, ये हमारी क्या कहलाएगी? एम यू एक्स यानी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। इस पॉइंट को हम नेम देंगे ई, यानी ये वो पॉइंट है पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर इसके बाद हमने कंजप्शन कंटिन्यू करते हैं तो वो उसका कंजप्शन हमारे लिए क्या होगा? हानिकारक होगा। यानी मान लीजिए मैंने पहली चपाती खाई, मुझे 30 सेटिस्फैक्शन मिला, मैंने सेकंड चपाती खाई क्योंकि थोड़ा पेट फुल हो चुका था, उसके बाद मुझे 20 सेटिस्फैक्शन, देन 10, फिर एक 0 आता है कि अब बस पेट फुल है। अगर इसके बाद मैं खाना खाती हूँ तो मेरी तबीयत क्या होगी? बिगड़ जाएगी, यानी उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या चली जाएगी? नेगेटिव में चली जाएगी। तो इसी तरह से मैंने ये डायग्राम बनाया है। देखिए डायग्राम में मैंने It is shown in the diagram that as the consumer additional unit of a commodity mu from this unit goes on diminishing, जैसे जैसे हम कमोडिटी को इंक्रीज करते जाते हैं यानी कमोडिटी का कंजप्शन इंक्रीज करते जाते हैं, उससे मिलने वाली mu क्या होती है? डायमिनिशिंग यानी घटती जाती है। एट पॉइंट E mu बिकम 0, mu क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। E पॉइंट पे क्या होता है? mu बिकम 0 विच शोज द पॉइंट ऑफ फुल सेटिस्फैक्शन। ये पॉइंट शो करता है कि इस पॉइंट पे हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो चुके हैं, और पॉइंट ऑफ सैचुरेशन ऑफ द कंज्यूमर, और ये क्या कहलाता है? कंज्यूमर का सैचुरेशन पॉइंट यानी सेटिस्फैक्शन लेवल पॉइंट कहलाता है। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करेंगे। Law of diminishing marginal utility is considered as the fundamental law of satisfaction or fundamental psychological law because it has universal applicability। ये चीज़ आप भी मानोगे कि किसी भी चीज़ का कंजप्शन करने से उसकी यूटिलिटी क्या होती जाती है? कम होती जाती है। इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जिसको हम भूल नहीं सकते हैं, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इन इकोनॉमिक फील्ड, इन इकोनॉमिक पर्सन की लाइफ में। ठीक है, और रियल लाइफ में भी, इसलिए इसकी कोई भी जो क्रिटिसिज्म है वो एप्लीकेबल नहीं होते बिकॉज इट हैज़ अ यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। ठीक है, कल हम बात करेंगे नेक्स्ट लॉ की।